Good morning. Today we are going to study about the extraction of aluminium. Okay, it is the 11th chapter on metallurgy. इसके पहले मेटलर्जी में हम 10 लेक्चर ले चुके हैं। आज जो है हमारा मेटलर्जी पर 11th लेक्चर है और आज हम लोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम को हम लोग अयस्क से कैसे प्राप्त करेंगे, शुद्ध एल्युमिनियम को हम लोग अयस्क से कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में देखे, उसी तरह से आज एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एज यू नो द सिंबल ऑफ एल्युमिनियम, द सिंबल ऑफ एल्युमिनियम इज एयर। एल्युमिनियम का सिंबल संकेत एयर होता है। ओके, इट्स एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, जानते हो इसे वेरी सिंपल है, 30। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, राउंड फिगर में हम लोग 27 दे देते हैं, एक्चुअली होता है 26.98 AMU एटॉमिक मास यूनिट और यू। एल्युमिनियम का परमाणु भार, एटॉमिक मास राउंड फिगर में 27 करते हैं। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 13 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 10 निकाल रहा है 13। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ एक चीज बच्चों बता देते हैं, 3p1 का अर्थ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट के पी सब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर जो है किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन। ये 3 जो है किसको इंडिकेट करता है, ऑर्बिट। इन द सेम वे 3s2, इसका अर्थ हुआ थर्ड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, हम लोग एल्युमिनियम का पीरियोडिक टेबल में स्थान जानेंगे ना। पोजीशन मतलब क्या हुआ, स्थान, किसका, एल्युमिनियम का। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो कैसे देखेंगे भैया, वही बताना है, पीरियड पता करना है। पीरियड माना आवर्त। पीरियड जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, आउटर मोस्ट शेड, आउटर मोस्ट शेड या आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को, आवर्त। यहाँ देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 है ना, इसीलिए एल्युमिनियम जो है आवर्त सारणी के थर्ड पीरियड में, इस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में, तीसरा पीरियड। ग्रुप मतलब ग्रुप इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है पी ब्लॉक के केस में, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहा है, अतः यह पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है आउटर मोस्ट एस एंड आउटर मोस्ट पी। आउटर मोस्ट एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। आउटर मोस्ट पी में कितना है, 1। तो टोटल कितना होगा, 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल के तीसरा ग्रुप में है थर्ड ए
ओल्ड नोमेनक्लेचर के अनुसार और न्यू नोमेनक्लेचर के अनुसार यह ग्रुप 13 में है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन कर रहा है किसमें? पी में, इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? ब्लॉक क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट। यह पी ब्लॉक का, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? सब में इसी तरह से पोजीशन दिए हैं। फिर एक बार बताते हैं कि किसी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में हम जानेंगे पोजीशन क्या है, स्थान क्या है। इसका मतलब हमको पता करना है कि वह किस पीरियड में है ना, किस आवर्त में और किस ग्रुप में है ना, और किस ब्लॉक में। इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस एलिमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि वह किस पीरियड है। तो कैसे पीरियड पता चलेगा? कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वह पीरियड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है? 3, इसीलिए यह पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में। पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में 7 है, उसमें से यह कहाँ पर है? थर्ड पीरियड में। अब ग्रुप पता करेंगे, तो ग्रुप पता करने के लिए आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन चलेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के केस में होता है S+P। S में है 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3। ये थर्ड ए में है। यह पीरियोडिक टेबल के थर्ड ए ग्रुप में है, यह 13 ग्रुप में है। और यह किसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें इन कर रहा है? P में, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ओके, अब हम लोग जानेंगे एल्युमिनियम अक्रेंस, उपस्थिति। एल्युमिनियम कहाँ किस रूप में पाया जाता है? अक्रेंस, उपस्थिति। ओके, एल्युमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, मेटल तत्व में। एल्युमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? मेटल। और तत्व में कहेंगे तो इसका स्थान क्या है? एलिमेंट में कहेंगे तो इसका स्थान क्या है? थर्ड। क्योंकि फर्स्ट जो पाया जाता है, पहले इंट्रोडक्शन दे दिए इसके बारे में, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर पाया जाता है क्या बच्चों? ऑक्सीजन, और दूसरा सिलिका, और तीसरा क्या होगा? एल्युमिनियम। इसीलिए एलिमेंट में इसका स्थान थर्ड है, और जबकि मेटल में इसका स्थान क्या है? 1। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आता है कि एलिमेंट में इसका स्थान थर्ड है, जबकि मेटल में इसका स्थान फर्स्ट है। यह मतलब एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट मतलब भू प्रॉपर्टी में तीसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट है, जबकि मेटल में इसका स्थान क्या है? पहला है, फर्स्ट। आज समझ में, क्योंकि पहला नंबर पर जो आता है एलिमेंट में ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, नॉन मेटल है। दूसरा सिलिकॉन है, मेटलॉइड है। तो तीसरा क्या आता है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ही मेटल है। पहला तो नॉन मेटल हो गया, दूसरा मेटलॉइड होगा, तीसरा नंबर में क्या है? मेटल। तो एल्युमिनियम मेटल में क्या कह देंगे? इसका स्थान पहला है, और जबकि एलिमेंट में क्या कह देंगे? इसका स्थान तीसरा। कंफ्यूजन करोगे, एलिमेंट में तीसरा और मेटल में पहला। तो यह प्रकृति में, माना यह नेचर में, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था मतलब फ्री स्टेट में नहीं
पाया जाता है। संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था मतलब कंबाइंड स्टेट। संयुक्त अवस्था मतलब कंबाइंड स्टेट में इसके आयस, इसके आयस निम्नलिखित है। इसके आयस और क्या है? निम्नलिखित। कंबाइंड स्टेट। It does not exist in free states. Rather, it exists in the combined state in the form of O. Okay? देखिए फर्स्ट में जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3 into twice H2O. This is known as bauxite. Okay? दूसरा जो है डायस्पर, डायस्पर देखो याद कैसे रखोगे बच्चों? सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर है 2 मॉलिक्यूल वाटर, यहाँ पर क्या है? 1 मॉलिक्यूल वाटर। याद रहेगा? डायस्पर। इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर है, इसमें क्या है? 1 मॉलिक्यूल वाटर है, इसका नाम हो गया डायस्पर। उसके बाद देखो एक है कोरंडम, कोरंडम Al2O3। ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा कि कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या याद रखोगे? Al2, या ऐसे भी पूछ देगा कि कोरंडम जो है किसका ओर है, तो कहोगे एल्युमिनियम का ओर है। एल्युमिनियम पर है ना, पूछेगा कोरंडम किसका ओर है, क्या जवाब होगा? एल्युमिनियम का। फिर क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3AlF6, क्रायोलाइट। ओके, पूछता है क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का। तो फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6 इज द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। एक और याद रखना बच्चों, माइका हिंदी में क्या कहते हैं? अभ्रक। K2O3Al2O3 into 6SiO2 into 2H2O। K2O पोटासियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, कितना मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिलिका SiO2, ये कितना है? 6 मॉलिक्यूल। एंड H2O क्या हुआ? वाटर। इसी को हम लोग माइका हिंदी में क्या कहते हैं? अभ्रक। ये सभी के सभी क्या है बच्चों? बताओ। एल्युमिनियम के एस कहेंगे। ओर्स नेम याद रखना, से पूछेगा परीक्षा। समझ गए ना? अब हम लोग चलेंगे इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में, है ना, कि आप एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करें। ओके, इसका ढेर सारा और है, लेकिन एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से किया जाता है बॉक्साइट, है ना। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण, निष्कर्षण। अब देखो एल्युमिनियम का तो ढेर सारा और आपको बताए, लेकिन इसका निष्कर्षण जो है मुख्य रूप से किया जाता है किससे? बॉक्साइट। ओके, लेकिन इसमें एक समस्या है कि बॉक्साइट ओर में सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। ओके, इसीलिए पहला काम क्या है? इस अशुद्धि को हटाना। इसीलिए इसके निष्कर्षण के लिए इसे हटाना आवश्यक होता है। ओके, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, यह 3 स्टेप में होता है। पहला काम वही है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। ये बॉक्साइड और क्या करेंगे? शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्यूमिना, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा।
दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विघटन करते हैं। तब क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम कैथोड पर जमा हो जाता है। और तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वह जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं या रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जब रिफाइन करते हैं इसको हुप्स प्रोसेस से करते हैं। हुप की विधि द्वारा एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो 99.9% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ओके, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट को Al2O3 से किया जाता है। फिर इसमें अशुद्धि के रूप में, इसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका SiO2 तथा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 पाया जाता है। अतः इसे अयस्क से हटाना आवश्यक होता है। इसको जब तक हटाएंगे नहीं तो निष्कर्षण कैसे करेंगे। ओके, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों स्टेप्स में होता है। इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, 3 स्टेप में होता है। पहला फर्स्ट बताइए कि अशुद्धि के रूप में सिलिका और फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, तो इसको हटाना जरूरी है ना भैया। तो पहला स्टेप यही करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट को, या इसी को प्यूरिफिकेशन जब कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। इसीलिए हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। किसी किताब में ही लिखा रहेगा, किसी में रहेगा एक ही बात। हिंदी में लिखे, इसका हिंदी हुआ बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण या एल्यूमिनियम का उत्पादन, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप से हमको क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ। अब इस एल्यूमिनियम का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। तो दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन,
इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पूर्ण ऐसी क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, हिंदी में विद्युत अपघटन है। और तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो क्या होगा कि एल्युमिनियम जो है कैथोड पर जमा हो जाए, है ना, और वह जो जमा होगा उसमें अभी भी अशुद्धि के रूप में आयरन और सिलिकॉन पाया जाता है। उसको हुप्स प्रोसेस के द्वारा उसका क्या करेंगे, शुद्धिकरण कर देंगे, तो 99.9% शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होगा। तो तीसरा स्टेप करेंगे प्यूरिफिकेशन कहिए या रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम का शोधन, एल्युमिनियम का शोधन। ये 3 स्टेप्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। फिर समझिए कि बॉक्साइड और में सिलिका और फेरिक ऑक्साइड इम्प्योरिटी के रूप में रहता है, इसलिए इसे हटाना आवश्यक है। इसका जो निष्कर्षण होता है निम्नलिखित 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, दूसरा स्टेप में करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, और तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम। ये 3 स्टेप में इसका मेटलर्जी कंप्लीट होता है। ठीक, एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, बॉक्साइड ओर का शुद्धिकरण। ओके, तो देखो बॉक्साइड का शुद्धिकरण जो किया जाता है इसके लिए ढेर सारा टेक्निक। एक टेक्निक का नाम है बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स ड्राई प्रोसेस, दूसरा है हॉल्स ड्राई प्रोसेस, तीसरा है सरफेक्ट प्रोसेस। इस तीनों विधि के द्वारा हम लोग बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ओके, तो देखो अब तीनों को यदि लिखने लगेंगे तो इसका निष्कर्षण जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम किसी एक टेक्निक का यूज करते हैं जो प्रायः एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में पूछता है कि बेयर्स विधि के द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो बेयर्स की चर्चा करेंगे। ओके, तो जब अयस्क में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका अशुद्धि के रूप में रहता है तो बेयर्स प्रोसेस के द्वारा बॉक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है। ओके, बॉक्साइड ओर का शुद्धिकरण मुख्यतः बेयर्स ड्राई प्रोसेस, बेयर की शुष्क विधि ड्राई प्रोसेस द्वारा किया जाता है। बॉक्साइड और शुद्धिकरण मुख्य रूप से किससे करते हैं, बेयर्स प्रोसेस से करते हैं। हॉल प्रोसेस भी है, सरफेक्ट प्रोसेस भी है ना, तीनों लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बेयर्स प्रोसेस, बेयर नाम है, बेयर्स प्रोसेस टेक्निक के यूज करते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, बेयर्स प्रोसेस में बॉक्साइड हुआ Al2O3 into twice H2, बॉक्साइड को, है ना, तो 46% NaOH के साथ
46% NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, 46% NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बनाता है NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O बनाता है, प्लस H2O बना देता है। ओके, 4 2 6 आया समझ में। In this technique, in Bayer's process, bauxite ore is treated with 46% NaOH. Then it forms a sodium meta aluminate which is soluble in water. यह वाटर में soluble होता है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब घुलनशील या जल में घुलनशील हो जाता है, और अशुद्धियां जो है सिलिका और फेरिक ऑक्साइड नीचे बैठ जाता है। इसको हम क्या करते हैं? छान कर अलग करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो टेम्परेचर जो देते हैं या क्रिया ऐसे नहीं होते हैं, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर के यूज करते हैं। यहाँ जो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 337 केल्विन से 523 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, 373 केल्विन से 523 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, और प्रेशर लेते हैं यहाँ 35 बार। प्रेशर की यूनिट क्या है? बार। ओके, यहाँ तक लिखो। ओके, उतार दिया तारा। इसमें क्या करते हैं? बॉक्साइट को NaOH के साथ 46% NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं 373 से 523 केल्विन टेम्परेचर और 35 बार प्रेशर पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो बॉक्साइट जो है अभिक्रिया कर बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो वाटर में क्या होता है? घुलनशील होता है। इसको हम छान कर क्या करते हैं? अलग करते हैं। ओके, प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 O2 जल में घुलनशील होता है, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है, एवं अशुद्धियां के रूप में SiO2 सिलिका, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड नीचे बैठ जाती। ये जो अशुद्धि है सिलिका SiO2 और फेरिक ऑक्साइड ये नीचे बैठ गया। आइए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में तो जल में घुलनशील है, हम उसको छान कर क्या करेंगे? अलग कर लेंगे ना। अब हम क्या करेंगे? इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ताज़ा बने हुए AlOH3 की उपस्थिति में, तो अल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब NaAlO2 का हाइड्रोलाइसिस ताज़ा बने AlOH3 की उपस्थिति में करने पर
AlOH होल 3 का प्रीसिपिटेट मतलब अवच्छेद प्राप्त होता है, अवच्छेद प्राप्त होता है। अवच्छेद को समझ में करते हो, रिएक्शन के दरमियान जो दही की तरह का पदार्थ बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। उतारिए यहाँ पर, समझे बैर ने कैसे इसको शुद्ध किया या एल्यूमिना का प्रोडक्शन कैसे। ये जो पूरा सोडियम मेटाल्यूमिनेट NaAlO2 जो प्राप्त हुआ, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल के द्वारा तोड़ना हाइड्रोलाइसिस, तो क्या प्राप्त होता है, AlOH होल 3 का अवच्छेद प्राप्त होता है और क्या बनता है, NaOH। यही हुआ प्रेसिपिटेट, हिंदी लिख दी है, अवच्छेद प्राप्त होता है। ओके, 3 4 हाइड्रोजन है यहाँ, सोडियम एल्यूमिनियम बैलेंस, समझा। दूसरा स्टेप में क्या किए, इसको छान के जो सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्राप्त किए उसका हाइड्रोलाइसिस किए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिला, अवच्छेद। ओके, अब इस अवच्छेद को जब हम सुखा देंगे, इस अवच्छेद को हम सुखा के जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिना प्राप्त होगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, बेयर्स प्रोसेस। प्राप्त अवच्छेद, प्राप्त प्रेसिपिटेट को सुखाकर गर्म करने से एल्यूमिना प्राप्त होता है। ओके, अब ये जो है तुम्हारा बच्चों, ये जो हमारा अवच्छेद मिला AlOH होल 3, इसको हम गर्म करेंगे, है ना, गर्म करेंगे तो ये क्या प्राप्त होता है, Al2O3 प्लस 3H2O, यही प्राप्त होगा, क्या होगा, एल्यूमिना। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, एल्यूमिना। ये जो अवच्छेद हुआ, इस अवच्छेद को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना। यही हुआ प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना। और अशुद्धि जो है फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अशुद्धि SiO2 और Fe2O3 क्या हुआ, नीचे बच गया, यानी अशुद्धि वहां से दूर हो गया। और जब ऑक्साइड आयंस में प्यूरिफिकेशन किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिना। एग्जाम में पूछ भी देता है एल्यूमिना फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा Al2O। तो इस विधि के द्वारा शुद्धिकरण कौन किया, बेयर। इसी टेक्निक का नाम है बेयर्स प्रोसेस। समझे बच्चों क्या किया, इसमें हम क्या किए, बॉक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बना, सोडियम मेटाल्यूमिनेट पहला स्टेप। और सोडियम मेटाल्यूमिनेट हाइड्रोलाइसिस किए तो क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। अब प्रेसिपिटेट को हीट किए तो क्या बना, एल्यूमिना बना। 3 स्टेप में हुआ, इसी विधि का नाम है बेयर्स प्रोसेस। और ड्राई प्रोसेस में देखो क्या करते हैं, सेम है, वहां भी 3 रिएक्शन। इसमें बॉक्साइड को क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं, बस इतने अंतर है। बेयर्स प्रोसेस में किसके साथ हीट करते हैं बोलो, NaOH के साथ। और हॉल्स ड्राई प्रोसेस में क्या करेंगे, बॉक्साइड को हीट करेंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ भी प्राप्त होगा वही सोडियम मेटाल्यूमिनेट H2O और यहाँ CO2 बनेगा। ओके, अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम मेटाल्यूमिनेट जो प्राप्त हुआ है ना, उसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करा देंगे तो यही प्राप्त होगा क्या, AlOH होल 3 का क्या प्राप्त होगा, अवच्छेद प्राप्त होगा। ओके,
और यही एल्यूमिनियम AlOH3 जो अवक्षेप बना, फिर उसको जब हम हीट कर देंगे तो वह सूख के क्या बना देगा, एल्यूमिना बना देगा। यानी हॉल्स ड्राई प्रोसेस में भी एल्यूमिना बनता है और बेयर्स प्रोसेस में भी बनता है। इसमें भी 3 रिएक्शन है, उसमें भी 3 रिएक्शन है। अंतर इतने को है, बेयर्स प्रोसेस में सोडियम मेटालुमिनेट को NaOH के साथ कराते हैं, इसमें कराते हैं किसके साथ, हॉल्स ड्राई प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। यहाँ भी 3 स्टेप। अब तीनों को लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसको 10 से 15 मिनट में लिख लेना, उतना देर में दिखाएगा नहीं। इसीलिए हम इस हिसाब से लिख रहे हैं कि आप जो है 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन को लिखें। ओके, ये एक स्टेप पूरा कर दिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिना या प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइड या प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ये फर्स्ट स्टेप पूरा कर दिया। अब दूसरा स्टेप देखो हम पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। पहला स्टेप से जो एल्यूमिना हमको प्राप्त हुआ, अब हम उसका क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है बच्चों कि एल्यूमिना का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना, यह आसानी से नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले अर्थ समझिए, हिंदी होता है विद्युत अपघटन। विद्युत धारा की सहायता से किसी पदार्थ को आयन में तोड़ने की क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। लेकिन यह मेजर प्रॉब्लम क्या है कि एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण है कि एल्यूमिना जो है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत का कुचालक होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, अबाउट 2000 डिग्री से। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, 2000 डिग्री से होता है। और इस हाई टेम्परेचर पर यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है वह वाष्पित हो जाता है, वेपर में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है, 1800 डिग्री से होता है, जबकि इसका होता है कितना, 2000 डिग्री। इसीलिए इन दो समस्या के कारण एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस हम आसानी से नहीं कर पाते। फर्स्ट रीजन क्या है, यह विद्युत को कुचालक होता है। दूसरा रीजन क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ओके, अब इस दोनों प्रॉब्लम को जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे भाई? इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें क्रायोलाइट मिला देते हैं और फ्लोरिस्पार मिला देते हैं। ये दोनों जब हम मिला देते हैं तब क्या होता है कि जो बैड कंडक्टर था वह कंडक्टर हो गया, जो कुचालक था वह सुचालक हो गया, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है घट के 900 डिग्री से हो जाता है। इन दोनों कारण से हम क्या करते हैं, इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार मिला के जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब एल्यूमिनियम जो है कैथोड पर जमा होता है। ओके, शुद्ध प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करना कठिन होता है। क्योंकि पहला रीजन जो बताया आपको, पहला रीजन क्या बताए, पहला रीजन यह विद्युत का कुचालक बैड कंडक्टर होता है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या पूछता है, इसका मतलब एल्यूमिना मेल्टिंग पॉइंट, MP मेल्टिंग पॉइंट अधिक, मेल्टिंग पॉइंट अधिक
होता है। इस ताप पर प्राप्त एल्युमिनियम वाष्पित हो जाते हैं ना, क्योंकि एल्युमिनियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1800 डिग्री। समझ में एल्यूमिना का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, 2000 डिग्री सी होता है, और इतना हाई टेम्परेचर पर जो एल्यूमिनियम प्राप्त होगा वह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों वेपर में कन्वर्ट होगा? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज 1800 डिग्री। इन दो कारणों से एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से नहीं हो सकता। तब कैसे होगा? इन कठिनाइयों को, मतलब ये दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम एल्यूमिना में मिला देते हैं क्रायोलाइट Na3F6 एंड फ्लोरस्पार CaF2 मिला देते हैं। तब ऐसा करने से क्या होता है? ये दोनों जो है फ्लक्स का काम करता है, जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटा के 900 डिग्री कर देता है और इसको कंडक्टर बना देता है। तब ये दोनों कठिनाइयाँ क्या हो जाती है? दूर। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसमें क्रायोलाइट Na3F6 तथा फ्लोरस्पार मिश्रित किया जाता है। यहाँ क्रायोलाइट यह फ्लक्स या क्रायोलाइट फ्लक्स का कार्य करता है, जो एल्यूमिना को कंडक्टर सुचालक बना देता है एवं इसके मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि फ्लोरस्पार का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना CaF2। इन दोनों कठिनाई को दूर करने के लिए हम इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला। यह क्या करता है? फ्लक्स का कार्य करता है, प्रगलन का कार्य करता है ना, नहीं फ्लक्स का कार्य करता है। ओके, आइए क्या करता है? जो एल्यूमिना, ये जो एल्यूमिना लिए जो बेड कंडक्टर था उसको बदल देता है किसमें? कंडक्टर है। ओके, एक समस्या दूर हो गया। और दूसरा दूर क्या हुआ? जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक था वह मेल्टिंग पॉइंट को घटा के कितना कर दिया? 900 डिग्री सी कर दिया। इन दोनों कारणों से हम क्या करते हैं? इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाते हैं। ओके, बता दिया। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस तो जानते करते हैं, एनोड कैथोड लेंगे ना। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जान ही रहे हो। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होगा, तो मेटल जो है जाके कैथोड पर जमा हो जाएगा।
ये Al2O3 जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, यह टूटेगा, एल्युमिनियम 3 प्लस O माइनस माइनस। ओके, एट कैथोड, कैथोड रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होगा और एल्युमिनियम आके यहाँ पर जमा होगा। यह जो कैथोड है, कैथोड के छत पर जाके ये क्या होगा, एल्युमिनियम जमा होगा, है ना, जो 99.5% प्योर। एट एनोड, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जाएगा ना, कैथोड हुआ निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव आयन जाएगा, एनोड हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, तो निगेटिव आयन जाएगा। यहाँ ऑक्साइड होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ ले लेंगे 3 है ना, क्या होगा 3O प्लस 6 3O माइनस, ये O माइनस माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पर, ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बदल गया इसमें ऑक्सीजन एटम में। चूंकि एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यह क्या करेगा, फट से 2 ऑक्सीजन एटम संयोग करके क्या बना देगा, 2 बना देगा। ऐसा नहीं, या ऑक्सीडेशन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीजन एटम बना, एटम अनस्टेबल होता है, 2 एटम कंबाइन करके क्या बना दिया, वो 2 मॉलिक्यूल बना दिया। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ पर देखो कि एल्युमिनियम का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पर क्या मुक्त होता है, कहीं ऑक्सीजन है ना, और कैथोड पर क्या जमा होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है, एल्युमिनियम जमा होता है। अतः एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एल्युमिनियम कैथोड पर जमा होता है, जो 99.5% शुद्ध होता है, जो 99.5% शुद्ध होता है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में अनेक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये, इस कॉन्सेप्ट से हमको ये पता नहीं चला कि आखिर क्रायोलाइट का क्या रूल है ना। यहाँ देखो दूसरा रूल क्या है, दूसरा हम बता देते हैं, लिखेंगे, फिर लिखने का मतलब एक बहुत लंबा हो जाए। दूसरा देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो क्रायोलाइट लिए Na3Al(F6), उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वह टूटेगा, Na+ 3Al प्लस 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 और F माइनस में टूटेगा, यानी सोडियम आयन बनाएगा, एल्युमिनियम आयन बनाएगा, फ्लोराइड आयन बनाएगा। अब क्या होगा कि कैथोड पर एल्युमिनियम जाएगा, एल्युमिनियम जो है कैथोड पर जाएगा, रिडक्शन होगा, और एल्युमिनियम जो है कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा ना। एल्युमिनियम जो है कहाँ पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा और एल्युमिनियम जाके जमा हो जाएगा। ओके, सोडियम आयन एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन जाएगा कैथोड पर जमा हो जाएगा। अब फ्लोराइड आयन जो बना वो कहाँ चला जाएगा, उसको वो एनोड पर जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनाएगा फ्लोरीन F2 बनाएगा। अब वो फ्लोरीन F2 क्या करेगा, एल्यूमिना Al2O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, AlF3 बना देता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है।
अब वो ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO बनाता है, फिर वही ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देता है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि क्रायोलाइट का क्या रोल है, समझे ना। इसलिए जो है हम सिंपल तरीका से बता दिए, इस विधि से भी करते हैं। ये हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। और सेकेंड कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट डालते हैं और तब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को दिखाते हैं। बताइए कि क्रायोलाइट डालेंगे तो वह ब्रेक करके बनाएगा सोडियम आयन, अल्युमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, अल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन। और अल्युमिनियम आयन क्या करेगा, एल्युमिनियम का जो रिडक्शन होगा वो कैथोड पर जमा हो जाएगा, और फ्लोरीन क्या होगा, एनोड पर जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो फ्लोरीन गैस बनेगा। और फ्लोरीन गैस जो है एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एयर, F3 अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, और वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड। यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ बच्चों, ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। अब तीसरा स्टेप जो है, तो तीसरा स्टेप, दो स्टेप पढ़ा चुके हैं। पहला पढ़ा है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, दूसरा क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। ओके, और तीसरा स्टेप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। दूसरा स्टेप से जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ वह 99.5% शुद्ध है, लेकिन अभी भी उसमें अशुद्धि के रूप में आयरन और सिलिकॉन पाया जाता है, इसलिए इसका रिफाइनिंग करना जरूरी है। इसका रिफाइनिंग हुक के द्वारा किया गया। हुक ने एक टेक्निक के द्वारा एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण किया और इस विधि के द्वारा 99.99% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इस टेक्निक का क्या नाम है बच्चों, हुक्स प्रोसेस। एग्जाम में आ जाएगा कि एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण किस विधि से करते हैं, तो हुक्स प्रोसेस। तो हुक्स प्रोसेस क्या है, देखो एक ये जो है यहाँ पर देखिए बनाए हैं, यह एक सेल है, यह आयरन का एक बर्तन है, लोहा का क्या है, एक काला वाला जो गोल्ड लाइन देख रहे हैं, ये लोहा का क्या है, आयरन का एक सेल है। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है। तो जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया जिस बर्तन में होती है उस सेल का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ सेल के रूप में किसका लिए हैं हम लोग, बर्तन के रूप में आयरन का सेल लिए। ओके, अब देखो इस सेल के निचला भाग में जो है कार्बन का लाइनिंग चढ़ा रहता है, कार्बन का स्तर चढ़ा रहता है, जिसको हम रेड से इंडिकेट किए है ना। इसके ऊपर जो है कार्बन का एक स्तर चढ़ा रहता है, कार्बन का एक लाइनिंग रहता है। ओके, इस भाग में जो है इम्प्योर एल्यूमिनियम रहता है, अशुद्ध एल्यूमिनियम रहता है जो एनोड का कार्य करता है। इम्प्योर एल्यूमिनियम कैसा कार्य किया, एनोड का कार्य किया। इसमें अशुद्धि के रूप में अभी भी आयरन और सिलिकॉन पाया जाता है। यह इम्प्योर एल्यूमिनियम कैसा काम किया, एनोड का काम किया, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जानबे करते हैं। अब बीच वाला में देखो, ये रेड से जो दिखाया है, बीच वाला में इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड रहता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड रहता है। यह इलेक्ट्रोलाइट का काम किया। और सबसे ऊपर वाला भाग में शुद्ध एल्यूमिनियम। ये जो खाली जो देख रहे हैं भाग, इस भाग से हम क्या करते हैं, इम्प्योर एल्यूमिनियम इसमें गिराते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इम्प्योर एल्यूमिनियम गिराते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ बीच में जमा हो जाता है। ओके, अब देखो क्या है, यहाँ जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि एल्यूमिनियम कहाँ चला जाएगा, बीच वाला सेल। बीच वाला सेल से क्या होगा, बीच वाला सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट में जो एल्यूमिनियम जमा रहेगा, इस एल्यूमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा
और ये जो है ग्रेफाइट रॉड है जो कैसा काम किया, कैथोड का। ग्रेफाइट रॉड कैसा काम किया, कैथोड का। यही जो है एल्यूमिनियम इस कैथोड पर आके यहाँ क्या होगा, जमा होगा, और यह एल्यूमिनियम कैसा होगा, प्योर एल्यूमिनियम होगा, शुद्ध एल्यूमिनियम होगा, जो 99.99% शुद्ध रहेगा। ये ग्रेफाइट रॉड जो है कैसा काम किया, कैथोड का, इसीलिए हम क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से लिखा है। ग्रेफाइट रॉड कैसा काम किया, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। बीच वाले सेल से जो है, बीच वाले भाग से क्या होगा कि एल्यूमिनियम आयन चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर वाले भाग में, और यह क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध एल्यूमिनियम यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। अब शुद्ध एल्यूमिनियम को हम क्या करेंगे, इस निकास द्वार से, टैपिंग सेल से हम क्या करेंगे, इस निकास द्वार से शुद्ध एल्यूमिनियम को बाहर निकाल लेंगे। इस विधि द्वारा निकाला कौन, हुक ने अपने नाम पर रखा हुक्स प्रोसेस। तीसरा स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा प्राप्त, लाइसिस विधि द्वारा प्राप्त एल्यूमिनियम 99.5% शुद्ध रहता है, या शुद्ध रहता है। इसमें अशुद्धि या अशुद्धियां के रूप में आयरन, सिलिकॉन पाया जाता है। ओके, अत्यंत शुद्ध एल्यूमिनियम, अत्यंत शुद्ध एल्यूमिनियम, अत्यंत शुद्ध एल्यूमिनियम हुक्स प्रोसेस हुक की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। अत्यंत शुद्ध अवस्था में जो है एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे किस विधि के द्वारा, हुक्स प्रोसेस के द्वारा। ओके, बता दिया बच्चों, आपको सारा चीज हम समझा भी दिए हैं कि हुक्स प्रोसेस में क्या होता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो आयरन का बना रहता है ना। इसके ऊपर जो है कार्बन के लाइनिंग रहता है जिसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम रहता है जो कैसा काम करता है, एनोड का ऑक्सीडेशन होगा। बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड रहता है। और सबसे ऊपर वाला भाग में प्योर एल्यूमिनियम रहता है। यहाँ ग्रेफाइट रॉड जो है कैसा काम किया, कैथोड पे काम किया ना, जिसे निकास द्वार से हम शुद्ध एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। प्योर एल्यूमिनियम को इस खाली भाग से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। ओके, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, बीच वाले भाग से। अब सर ये तीनों कैसे रहता है, घनत्व में विभिन्नता के कारण, यहाँ पर 3 लेयर का निर्माण होता है। घनत्व में, डेंसिटी में विभिन्नता के कारण यहाँ 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। सबसे नीचे वाले लेयर में इम्प्योर एल्यूमिनियम रहता है, बीच वाले भाग में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और सबसे ऊपरी भाग में क्या रहता है, प्योर एल्यूमिनियम रहता है। ओके, विद्युत धारा प्रवाहित
विद्युत धारा प्रवाहित करने से बीच वाले भाग से एल्युमिनियम आयन ऊपर वाले भाग में जाता है, जहां रिडक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध एल्युमिनियम ऊपरी भाग में जमा होता है। जितनी मात्रा में एल्युमिनियम आयन ऊपर वाले भाग में जाता है, जितनी मात्रा में एल्युमिनियम आयन ऊपर वाले भाग में जाता है, उतनी ही मात्रा में एल्युमिनियम आयन नीचे वाले भाग से बीच वाले भाग या बीच वाले भाग में जाता है ना। क्या लिखे? विद्युत धारा प्रवाहित करने से बीच वाले भाग से एल्युमिनियम आयन कहाँ जाता है? ऊपर वाले भाग में जाता है, और जहाँ रिडक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध एल्युमिनियम क्या होता है? ऊपरी भाग में जमा होता है। और जितनी मात्रा में एल्युमिनियम आयन ऊपर वाले भाग में जाता है, उतनी ही मात्रा में एल्युमिनियम आयन क्या होगा? नीचे वाले भाग से बीच वाले भाग में चला जाता है। समझे? यहाँ समझिए, चूंकि एल्युमिनियम का यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, एनोड पे काम किया ऑक्सीडेशन, तो जितनी मात्रा में एल्युमिनियम आयन बीच वाला भाग में जाएगा, और उतनी ही मात्रा में एल्युमिनियम आयन कहाँ चला जाएगा? ऊपर वाले भाग में चला जाएगा। डेंसिटी में भिन्नता के कारण यहाँ 3 लेयर का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या होती है? लगातार चलते रहती है, और शुद्ध एल्युमिनियम जो है ऊपरी परत में जमा होते रहता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है एवं लगातार चलती रहती है। कर लिया? यह विक्रिया लगातार चलती रहती है एवं शुद्ध एल्युमिनियम ऊपरी भाग में या ऊपरी परत में जमा होते रहता है, जिसे टेपिंग होल या निकास द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, निकाल लिया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त अल्युमिनियम 99.9% प्योर होता है। यही है बच्चों एल्युमिनियम का निष्कर्ष, है ना। तो शुद्धिकरण किसके द्वारा किए हम लोग? हुक्स प्रोसेस के द्वारा किए। फिर एक बार बताते हैं कि डेंसिटी में डिफरेंस के कारण 3 लेयर का निर्माण होता है। सबसे लोअर, सबसे नीचे वाले लेयर में इम्प्योर एल्युमिनियम रहता है, बीच वाले लेयर में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड रहता है। सबसे ऊपरी भाग में प्योर एल्युमिनियम रहता है। समझ गए, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है। ये इम्प्योर एल्युमिनियम जो है एनोड का काम करता है। यह यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये आयन कहाँ जाएगा? बीच वाले लेयर में जाएगा। और यहाँ से एल्युमिनियम आयन, चूंकि यहाँ पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन के कारण एल्युमिनियम जो है जाके ऊपरी वाले परत में जमा हो जाएगा। जितना एल्युमिनियम आयन नीचे से बीच वाला भाग में जाएगा, और उतना ही एल्युमिनियम आयन जो है बीच वाला भाग से ऊपर वाले भाग में जाएगा। यह क्रिया लगातार चलते रहती है और शुद्ध एल्युमिनियम जो है ऊपरी भाग में जमा होते रहता है, जिससे निकास द्वार से क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो एल्युमिनियम होगा वह 99.9% शुद्ध होता है। यहाँ तक उतारो तो क्वेश्चन बता देते हैं कैसे पूछता है। उतार लिया? चूंकि एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा तो एल्युमिनियम आयन चला जाएगा नीचे वाला भाग से बीच वाले भाग में। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको आएगा एल्युमिनियम के मुक्त अयस्कों का नाम लिखें एवं बॉक्साइट और से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यह आएगा कंप्लीट 5 नंबर का, समझा? इस क्वेश्चन आएगा कंप्लीट 5 नंबर। इसी में देखो एक दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन देगा कि एल्युमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट एल्युमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? एल्युमिना हुआ, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? ये क्वेश्चन आएगा आपको दोनों। यही दोनों क्वेश्चन आता है बच्चों इस चैप्टर से। तो आपके सिलेबस में बच्चों 4 मेटल है, जिंक, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। चारों हम एक एक करके पढ़ा दिए। यही इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। इसके अलावा इलिंगन डायग्राम है, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। कंपटीशन में, आईआईटी में, मेडिकल में, नीट में इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जनरली जो है बोर्ड एग्जाम में इलिंगन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम उसको भी डिस्कस कर देंगे।
उसके बाद एक क्रोमेटोग्राफी देखें, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है उसको भी हम बता देंगे। उसमें कुछ नहीं, सिंपल टेक्निक है, टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को अलग करते हैं, यही उसको थोड़ा सा बताना। तो मुख्य रूप से ये चैप्टर जो इंटर में पूछता है, 4 मेटल का एक्सट्रैक्शन हम उसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, पी ब्लॉक यदि हम स्टार्ट कर भी देंगे तो भी हम आपको जो है एलिमेंट डायग्राम, क्रोमेटोग्राफी, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, सब हम करवा देंगे। उधर से पी ब्लॉक भी चलेगा, इधर से जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी पूरा कर देंगे, ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बता देंगे, एलिमेंट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है उसको भी बता देंगे, और उधर से पी ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो पी ब्लॉक से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।